तो 10 अगस्त को सुबह 5:34 AM पे हिंडनबर्ग रिसर्च एक ट्वीट करता है और वो ट्वीट करता है समथिंग बिग सून इंडिया। और इस ट्वीट के बाद कहीं लोग ये स्पेकुलेट करना शुरू करते हैं या ये बोलना शुरू करते हैं कि अभी अडानी के बाद किसका नंबर आ रहा है। और सोशल मीडिया में बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि इस बार नंबर रिलायंस का है, और अगर रिलायंस नहीं होगा तो कोई और बड़ा कॉर्पोरेट हाउस हो सकता है जिसको इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च टारगेट कर रहा होगा। लेकिन उसी दिन रात को 9:57 PM को हिंडनबर्ग ट्वीट करता है, न्यू फ्रॉम अस, विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील सेबीज चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल। यानी इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने किसी कंपनी को टारगेट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, उनको उन्होंने टारगेट किया है। और ये रिपोर्ट आने के बाद ये मामला बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेबी जो है वो हमारा मार्केट रेगुलेटर है। यानी एज अ मार्केट रेगुलेटर जो भी स्टॉक मार्केट स्कैंडल्स होते हैं उन्हें रोकना भी सेबी का काम होता है। और अभी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो एलिगेशन लगाया है उसके अकॉर्डिंग सेबी के चेयरपर्सन को ही अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल के साथ लिंक किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स इस एलिगेशन की वजह से इन्वेस्टर कम्युनिटी में भी डिस्कशन होगा, लेकिन उससे भी बड़ा डिस्कशन पॉलिटिकल लेवल पे होगा। और पॉलिटिकल लेवल पे क्या डिस्कशन होगा, अलग अलग नेता लोग क्या बताएंगे, वो तो हम न्यूज में देख ही लेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू इस डेवलपमेंट का इंपैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या पड़ सकता है उसके ऊपर हम थोड़ा आज डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये बात आपको याद होगा कि 1.5 इयर्स बैक यानी 1.5 साल पहले अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट निकाला था जहां पर उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए थे। और सिर्फ यही नहीं, इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिगेशन था, जहां पर रिपोर्ट का टाइटल था हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और ये रिपोर्ट आने के बाद आपको पता ही है अडानी ग्रुप में क्या हुआ, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में किस तरीके का गिरावट हुआ। और इस गिरावट की वजह से हिंडनबर्ग ने बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए, क्योंकि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। यानी ऐसे नेगेटिव रिपोर्ट निकालने से पहले वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। और ये रिपोर्ट बाहर आने के बाद अगर स्टॉक गिरता है, मार्केट गिरता है, तो हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर्स को पैसा मिलता है या प्रॉफिट होता है। और जनवरी 2023 में जब इन्होंने अडानी के ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट रिलीज किया था, उस रिपोर्ट में भी उन्होंने डिस्क्लोजर में यह बताया था कि उन्होंने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में शॉर्ट पोजीशन ले रखा है यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। तो अभी सेबी चीफ के ऊपर जो हिंडनबर्ग एलिगेशन लगा रहा है वो एलिगेशन लिंक्ड है हिंडनबर्ग के उस रिपोर्ट से जिसको उन्होंने 24 जनवरी 2023 को रिलीज किया था ऑन अडानी ग्रुप। एंड ऑफ कोर्स इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक एलिगेशन है जिसके साथ अभी हिंडनबर्ग अपने नए रिपोर्ट में सेबी चीफ को लिंक कर रहा है। और वह एलिगेशन क्या है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के ऊपर राउंड टिपिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशन लगाया था। तो यहां पर ऑन अ सरफेस लेवल हिंडनबर्ग ये एलिगेशन लगा रहा था कि अडानी ग्रुप क्या कर रहा है, वो अपने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो पैसा जनरेट किया जाता है प्रॉफिट्स के रूप में या कैश के रूप में, जो एक्चुअल में इन्वेस्टर्स का पैसा भी है, उसको वो साइफन ऑफ कर रहा है इलीगल तरीके से। और उसके बाद उन्हीं पैसों को वो वापस इंडिया में लाके कुछ ऑफशोर एंटिटीज के थ्रू अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करवा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है या स्टॉक का प्राइस मैनिपुलेट हो रहा है। यानी हिंडनबर्ग ये एलिगेशन लगा रहा था कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। यानी हिंडनबर्ग रिसर्च के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से कैश को साइफन ऑफ किया जा रहा था, और उसके बाद इन पैसों को अडानी फैमिली के जो प्राइवेट ऑफशोर कंपनीज हैं, जिनमें बहुत सारी कंपनीज के डायरेक्टर विनोद अडानी थे, उन कंपनीज में इन पैसों को ट्रांसफर किया जा रहा था। और उसके बाद इन पैसों को मॉरिशियस के फंड्स में और शेल एंटिटीज में ट्रांसफर किया जाता था। और उसके बाद ये फंड्स वापस इंडिया में आके अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में उन पैसों को इन्वेस्ट करते थे, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा था। यानी सिंपल वर्ड्स में इन ऑफशोर शेल एंटिटीज के थ्रू लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट किया जा रहा था, जिसकी वजह से या जिसके जरिए से शेयर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था। ऐसा हिंडनबर्ग का एलिगेशन था। एंड ऑफ कोर्स यहां पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से कैसे कैश को साइफन ऑफ किया जा रहा था इलीगल तरीके से, उसके बारे में भी हिंडनबर्ग रिसर्च अपने रिपोर्ट में बताता है। और वो ये बताता है कि अगर मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है जिसका कॉस्ट 50 रुपीज है और अडानी ग्रुप के किसी कंपनी को ये इक्विपमेंट चाहिए, तो इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता था, अडानी फैमिली का कोई प्राइवेट ऑफशोर कंपनी इस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करता और उसके बाद इस इक्विपमेंट को 50 रुपीज के बदले 60 रुपीज पे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को इसे बेच देता। और यहां पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने लीगली यहां पर इस ऑफशोर एंटिटी जो कि अडानी फैमिली का कोई प्राइवेट ऑफशोर कंपनी है अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग रिसर्च, से ये 50 रुपीज का इक्विपमेंट 60 रुपीज के मैनिपुलेटेड प्राइस पे खरीद लेता है। और उसके बाद ये ऑफशोर एंटिटी 50 रुपीज इक्विपमेंट को पे कर देता है और बाकी के 10 रुपए अपने पास रख लेता है। और बाद में ये क्या करता है, इसी 10 रुपए को इंडियन मार्केट्स में लेके आता है और अडानी स्टॉक्स के मैनिपुलेशन में लगाता है। ऐसा हिंडनबर्ग का एलिगेशन था। तो अभी ये जो पूरा एलिगेशन है, यहाँ पर सेबी के चेयरपर्सन को हिंडनबर्ग कैसे लिंक कर रहा है और हिंडनबर्ग क्या क्या एलिगेशंस लगा रहा है, उसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जो हमने हिंडनबर्ग का पूरा एलिगेशन समझा, तो यहाँ पर जब फंड्स मॉरिशियस फंड्स और शेल एंटिटीज को ट्रांसफर किए जाते थे और वहां से इन फंड्स को इंडिया में लाके अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में
में इन्वेस्ट किया जा रहा था। तो अभी इन्हीं दो चीजों में हिंडनबर्ग रिसर्च सेबी चेयरपर्सन के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है। तो वो एलिगेशंस क्या है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ये जो मॉरिशस के फंड्स थे या शेल एंटिटीज थे ये कैसे स्ट्रक्चर्ड थे, इन्हें हमें सबसे पहले समझना होगा, जिसके बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में बताया था। तो हिंडनबर्ग के अकॉर्डिंग जो पैसा रोटेट करके इंडिया में वापस लाया जा रहा था और उन पैसों से अडानी स्टॉक्स को खरीदा जा रहा था, उन पैसों को इंडिया में एक मल्टी लेयर्ड फंड के थ्रू लाया जा रहा था। और इन मल्टी लेयर्ड फंड में टॉप पे आता था ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड, दूसरे लेवल पे था ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड और तीसरे लेवल पे था आईपीई फंड। और इसके बारे में हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में भी लिखा है, जिसको उन्होंने अभी सेबी चेयरपर्सन के रिलेटेड रिलीज किया है। और हिंडनबर्ग ये बताता है कि ये मल्टी लेयर्ड फंड इसीलिए है क्योंकि मल्टी लेयर्ड फंड में पैसा कहां से कहां जा रहा है उसको ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जस्ट टू गिव यू अ सिंप्लीफाइड एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 1000 रुपए का कैश दे दिया और आपके दोस्त ने उसके चाचा जी को यह 1000 रुपए पे कर दिए और उसके बाद उसके चाचा जी ने आपके फादर के अकाउंट में 1000 रुपए का ट्रांसफर कर दिया, तो अभी लीगली आपके दोस्त के चाचा जी ने आपके फादर के अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर किया है। और आपके दोस्त के चाचा जी कुछ भी बता सकते हैं कि उन्होंने आपके फादर को लोन दिया है या कुछ और रीजन वो देके इस मामला को रफा दफा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में पैसा कहां से आया, आपका पैसा जो आपके पास कैश था जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया है नहीं किया है वो भी पता नहीं है, वो पैसा घूम फिर के आप ही के अकाउंट में लोन के रूप में आ रहा है और वो भी आपके दोस्त के चाचा जी से, तो इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पैसे घुमाने के लिए हिंडनबर्ग बोलता है कि मल्टी लेयर्ड फंड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी यहां पर ये जो तीसरे लेवल पे आईपीई फंड है, तो उसके साथ अभी सेबी चीफ और उनके हस्बैंड का नाम लिंक किया जा रहा है बाय हिंडनबर्ग। और वो ये बता रहे हैं कि जो हमारे सेबी चीफ है और उनके हस्बैंड है, उन्होंने ये जो आईपीई फंड है जिसको आईएफएल मैनेज करता है, उसमें उन्होंने 2015 में इन्वेस्ट किया था और 2015 में उन्होंने अपना नेटवर्थ अराउंड $10 मिलियन बताया था और इस नेटवर्थ का सोर्स उन्होंने सैलरी बताया था। तो अभी ये जो नेटवर्थ इतना ज्यादा सैलरी से कैसे बना, इसके ऊपर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं, उसके ऊपर हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ आपको ये समझना है कि जो आईपीई फंड है जो डायरेक्टली इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा था, अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था, उस फंड में हमारे सेबी चीफ और उनके हस्बैंड का भी पैसा लगा था। तो अभी तक आई होप ये इशू आपको क्लियर है। सेबी के चीफ और उनके हस्बैंड ने क्या किया, उन्होंने आईपीई फंड जो आईएफएल मैनेज करता है उसमें इन्वेस्ट किया। और ये जो आईपीई फंड है इसके ऊपर एलिगेशंस ये है कि इन्होंने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का साइफंड ऑफ पैसा लिया और उससे अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया। ये हिंडनबर्ग के एलिगेशंस है। तो अभी यहां पर एक ऑब्वियस सा सवाल लोग ये पूछ सकते हैं कि इन्वेस्ट करने में क्या हर्ज है। अगर मैं जाके कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं और म्यूचुअल फंड कौन सा स्टॉक में पैसा लगाता है, कौन से स्टॉक में पैसा नहीं लगाता है, दैट इज नन ऑफ माई कंसर्न। तो इसी तरीके से अगर आईपीई फंड में सेबी के चीफ और उनके हस्बैंड ने अगर इन्वेस्ट किया है, वो भी 2015 में, और उसके बाद ये फंड कहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कहां पर ये स्टॉक्स खरीद रहा है, बेच रहा है, उससे हमारे सेबी चीफ और उनके हस्बैंड का क्या लेना देना है। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर इस फंड में जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च बता रहा है उसके अकॉर्डिंग सेबी चीफ ने और उनके हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन इन्वेस्ट योर मनी वेरेवर यू वांट एंड विचएवर फंड यू वांट। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट करने के बाद से शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी यहां पर क्या हो रहा है, आईएफएल ने पैसा जमा किया और वहां पर हमारे सेबी के चीफ और उनके हस्बैंड ने भी इन्वेस्ट किया और उसके बाद इस फंड को मैनेज करने के लिए या इन पैसों को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक दूसरे कंपनी को बुलाया और वो कंपनी था आईपीई प्लस फंड। और यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब ये जो आईपीई प्लस फंड है इसके फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो है, जिनका नाम अनिल आहूजा है, वो अडानी एंटरप्राइजेस में डायरेक्टर रह चुके हैं और वो भी 3 टर्म्स के लिए फॉर द स्पैन ऑफ 9 इयर्स। तो अभी यहां पर मामला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यानी यहां पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो साइफंड ऑफ पैसा है वो घूम फिर के ऐसे कंपनी के पास आता है जिसके फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एक एक्स अडानी डायरेक्टर है और ये कंपनी एक्टिवली अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। और यहां पर कॉम्प्लिकेशन एक और लेवल पे तब बढ़ जाता है जब इसी फंड में हमारे सेबी चीफ और उनके हस्बैंड का पैसा भी इन्वेस्टेड है। और सिर्फ यही नहीं, हिंडनबर्ग अपने रिसर्च रिपोर्ट में यह भी बताता है कि आईएफएल ऐसे काम को पहले भी कर चुका है और इसके लिए वो वायर कार्ड केस का एग्जांपल देता है, जहां पर ये अपने रिपोर्ट में ये बताता है कि आईएफएल का ऐसे जो कॉन्वोल्यूटेड फंड स्ट्रक्चर को सेटअप करने का एक लॉन्ग हिस्ट्री है। यानी अडानी ग्रुप से पहले भी इन्होंने वायर कार्ड स्कैंडल में ऐसा काम किया हुआ है और वो जर्मनी का लार्जेस्ट एवर फ्रॉड केस भी था, जहां पर एलिजिडली आईएफएल वेल्थ ने मॉरिशस फंड स्ट्रक्चर के जरिए वहां पर फ्रॉड कमिट किया था एज पर अ लॉ सूट इन यूके कोर्ट्स। और अभी अडानी केस में भी जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने एलिगेशन लगाया है, वहां पर भी मल्टी लेयर्ड फंड है जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। और उसके बाद जो थर्ड लेयर फंड है उसके फाउंडर और उसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एक एक्स अडानी एंटरप्राइज डायरेक्टर है। तो ऐसे कई सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे आ सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी यहां पर घूम फिर के अगर आप सेबी चीफ और उनके हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसका प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रहा है, तो उसका एक मेजर प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आ रहा है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। तो जनवरी 2023 को जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट निकाला था, तो उसमें उन्होंने कई सारे एलिगेशंस किए थे और वहां पर
ये जो स्पेसिफिक एलिगेशन था, पैसों को साइफन ऑफ किया जा रहा है, उसको रोटेट करके कुछ फंड्स में डाला जा रहा है और उन फंड से अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है और स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो अभी ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च का स्पेसिफिक एलिगेशन था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये बताया था कि आप जाके इन्वेस्टिगेट करो और ये पता लगाओ कि अभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है, इनका सोर्स क्या है। तो अभी इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ये एलिगेशन लगा रहा है कि सेबी चीफ ने और उनके हस्बैंड ने आईपीई फंड में इन्वेस्ट किया है और वो पैसा रोटेट होकर इंडिया में आ रहा है और वो पैसा अडानी स्टॉक्स में जा रहा है। और यहीं पर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अभी आपको ये इन्वेस्टिगेट करना है कि अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा था वो कहां से आ रहा था। लेकिन अभी आपके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि ये जो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो पैसा आ रहा था उनमें आपका भी पैसा है। तो अभी इस एलिगेशन की वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सारे हिंडनबर्ग रिसर्च के एलिगेशंस है एंड ऑफ कोर्स इन एलिगेशंस के पीछे हिंडनबर्ग रिसर्च का मेन मोटो उनका शॉर्ट सेलिंग है। और अभी उन्होंने जो सेबी चीफ के ऊपर रिपोर्ट रिलीज किया है, उस रिपोर्ट में भी उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अभी शॉर्ट पोजीशन लेके रखा है और उनके खुद के शॉर्ट पोजीशंस हो सकते हैं या उनके क्लाइंट्स के हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने डिस्क्लेमर में भी दिया है। तो अभी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो एलिगेशन किया है और इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, इस रिपोर्ट की वजह से या इन एलिगेशंस की वजह से अगर मान लीजिए मंडे मार्केट गिर जाता है, तब हिंडनबर्ग को यहां पर बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमारे मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके रखा है। लेकिन वही अगर मान लीजिए मंडे को मार्केट गिरता नहीं है बल्कि उल्टा मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट गेन करता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, हिंडनबर्ग रिसर्च को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि अभी उन्होंने जो बेट लिया था कि हमारे रिपोर्ट के बेसिस पे मार्केट गिरेगा वो गलत साबित हो जाएगा। और इसी रीजन की वजह से जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट रिलीज किया है, आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए कि ये एक शॉर्ट सेलर का रिपोर्ट है। बट फॉर नाउ जो एलिगेशन हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ और उनके हस्बैंड के ऊपर लगाया है, उन्होंने अभी उन एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो फाइनेंसेस है वो एक ओपन बुक है। और सेबी चीफ और उनके हस्बैंड के साथ साथ जो अडानी ग्रुप है उन्होंने भी हिंडनबर्ग के सारे एलिगेशंस को डिनाई किया है। और अभी ये जो सारे एलिगेशंस है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, ये डिसाइड करेगा कोर्ट और ये डिसाइड करेगा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के एजेंसीज। और जब ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा तभी हमें पता चलेगा कि ये एलिगेशंस सही है, बेसलेस है या गलत है। तो अभी के लिए अगर आप मार्केट की बात करें तो देखिए मंडे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, मार्केट में अभी जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है उसको हम डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा डरे हुए स्टेज पे है क्योंकि कुछ टाइम पहले यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था, उसके बेसिस पे रिसेशन आएगा, उस डर की वजह से मार्केट गिरा था। और उसके बाद जापान का इशू हुआ जिसकी वजह से फिर से मार्केट गिरा था। बस इंडियन मार्केट ही नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट्स गिरे थे। और उसके बाद अभी इजराइल और ये जो ईरान का वॉर है वो भी काइंड ऑफ एस्केलेटेड स्टेज पे है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि अगर मार्केट को एक छोटा सा रीजन भी मिल जाए तो मार्केट यही बहाना मार के थोड़ा बहुत गिर जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये सेंटिमेंट आपको पता होगा कि बुल मार्केट में सारे नेगेटिव्स को इग्नोर किया जाता है, लेकिन जब मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन आता है, डर का माहौल होता है, तो उस टाइम जो छोटे से छोटे रीजंस होते हैं उन्हें भी मार्केट एज ए एक्सक्यूज यूज करता है फॉल होने के लिए या गिरने के लिए। बट फ्रॉम अडानी स्टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो जब पहली बार ये रिपोर्ट आया था तो उस टाइम बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी था कि आगे क्या होगा। जिस तरीके से सहारा ग्रुप के पीछे गवर्नमेंट लगा था, क्या उसी तरीके से अडानी ग्रुप के पीछे भी गवर्नमेंट लगेगा? क्या अडानी ग्रुप को स्क्रूटनाइज किया जाएगा? ये होगा वो होगा, क्या होगा, किसी को पता नहीं था। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं, अडानी ग्रुप में स्टेक खरीदते हैं, अडानी ग्रुप में फिर से बाइंग करते हैं और उसके बाद क्या होता है, अडानी स्टॉक्स जो उस डर की वजह से गिरे थे वो फिर से रिकवर हो जाते हैं। और अभी ये इशू अगर फिर से सरफेस होगा तो अभी लोगों को काइंड ऑफ पता है कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, कोर्ट का इंटरवेंशन होगा, तो पहले क्या हुआ था, अभी क्या होने के चांसेस है। तो इसीलिए पहले जितना अभी उतना ज्यादा डर का माहौल नहीं हो सकता है अडानी स्टॉक्स में। क्या पता कुछ इंपैक्ट जरूर पड़े क्योंकि कुछ सेलिंग तो जरूर होता है, उसकी वजह से हो सकता है हाँ कुछ टाइम के लिए करेक्शन हो, लेकिन पहले जितना इंपैक्ट पड़े उसके चांसेस बहुत कम है। एंड ऑफ कोर्स अभी तो सेंटिमेंट ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई चैलेंज आएगा, कोई नेगेटिव आएगा तो मार्केट एक बहाना ढूंढ रहा है प्राइस को पटकने के लिए। लेकिन अगर मंडे मान लीजिए मार्केट गिरने के बजाय मार्केट अगर ऊपर चला जाता है, रिकवर कर जाता है, अडानी स्टॉक्स में गिरावट नहीं होता है, मार्केट में गिरावट नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे ना हिंडनबर्ग एक हफ्ते के लिए सो नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन लेके रखा है। और अगर उनका शॉर्ट पोजीशन बैकफायर कर जाता है तो उनके लिए और उनके क्लाइंट्स के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। एंड ऑफ कोर्स ये होगा नहीं होगा ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट हाँ, एक बात तो क्लियर है कि ये जो हिंडनबर्ग का न्यूज आया है, रिपोर्ट आया है, ये आते जाते रहेंगे। इसमें आई डोंट थिंक सो कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा या कोई प्रोलॉन्गिंग इंपैक्ट होगा। लेकिन हाँ, वर्स्ट केस में एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जरूर हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कल मिरेकल हो जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, डीआईएस बाय करते हैं और मार्केट को संभाल लेते हैं, तब मतलब हिंडनबर्ग की छुट्टी हो जाएगी और जो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ना था हो सकता है वो भी मार्केट पे ना पड़े। लेकिन हाँ, आपको क्या लगता है कल मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।